समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा करना है। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर हमें आज 4th नंबर करना है। क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक नगर है, कोई शहर है, उसमें टैक्सी का जो भाड़ा है वह एक फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा के अलावा आप जितना दूरी चलेंगे उसका अलग से किराया देना है। तो कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा टोटल बना है 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बना है 155 रुपये। तो कह रहे हैं नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा का मतलब फिक्स किराया क्या है। नियत भाड़ा का मतलब उस शहर में यह नियम बनाया गया है कि अगर आप टैक्सी पर बैठ गए तो आपको एक नियत भाड़ा फिक्स जो है उसको देना ही है, चाहे आप कुछ दूरी चलें या न चलें। आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो कुछ न कुछ किराया देना है, वह किराया फिक्स है, नियत भाड़ा लगेगा। और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रति मीन्स 1 किलोमीटर चलने का किराया क्या होगा। अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तब आप कितना भाड़ा देंगे। अब एक व्यक्ति जो है टोटल 25 किलोमीटर की यात्रा किया है, अब कह रहे हैं तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। एक बार सवाल फिर से समझें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब अगर आपको टैक्सी से यात्रा करना है तो आपको एक नियत भाड़ा फिक्स है, उसको तो देना ही पड़ेगा। साथ में जितना दूरी चलेंगे दूरी का अलग से भी किराया आपको देना है। इस प्रकार से एक व्यक्ति कोई है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी तय किया है और टोटल भाड़ा दिया है 105। अब इस 105 में नियत भाड़ा भी है और चली गई दूरी के अनुसार इसमें भाड़ा भी शामिल है। और फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये बना है। तो अब 155 रुपये में दो प्रकार का भाड़ा है, एक नियत भाड़ा है और एक चली गई दूरी के अनुसार भी भाड़ा इसमें शामिल है। तो हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। तीसरी बात ये ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति टोटल 25 किलोमीटर की यात्रा किया है तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज पहले मान लें। नियत भाड़ा क्या है? तो माना नियत भाड़ा x रुपए है। मतलब अगर हम टैक्सी में बैठ गए तो हमें x रुपए देना ही है, अगर चलें या ना चलें। अगर चल रहे हैं तो उसका और अलग से भाड़ा जोड़ के देना होगा। और पूछा है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। प्रति मीन्स 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है। मान लेते हैं 1 किलोमीटर चलने का भाड़ा है y रुपए। तो ये दो चीज मान ले तब हम लास्ट में निकाल लेंगे। एक्स वाई जब आ जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे कि 25 किलोमीटर की यात्रा अगर कोई तय किया है तो कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दो चीज मान लें, नियत भाड़ा एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपए। और 10 किलो ये आप दिमाग में रख लो, 10 किलोमीटर की दूरी चलने पर टोटल 105 लगा है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो किराया लगा है टोटल 155 लगा है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो माना नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा x रुपए, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और पूछा है प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा मीन्स 1 किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं।
फर्स्ट प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या कहा है? पहला शर्त कहा है, मान लेते हैं कोई आदमी 10 किलोमीटर का यात्रा किया है, तब टोटल भाड़ा 105 दिया है। तो अब 105 में दो प्रकार का भाड़ा शामिल है, उसमें नियत भाड़ा भी है और 10 किलोमीटर का अलग से किराया भी है। तो यानी 105 को तोड़ देंगे, 105 बराबर होगा नियत भाड़ा जो कि x है प्लस 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा। अब सोचो प्रतिमिनट से 1 किलोमीटर चलने का भाड़ा y, तो वह व्यक्ति 10 किलोमीटर चला है, 1 का y तो 10 का, तो इसमें 10 का गुणा, तो इधर भी 10 का गुणा होगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर y तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y होगा। यानी नियत भाड़ा प्लस चलने का भाड़ा मिला के टोटल दिया है बराबर 105 रुपए। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड प्रश्न अनुसार अब दूरी 15 किलोमीटर चला गया है, तो जब 15 किलोमीटर चले हैं तब टोटल किराया लगा है 155 रुपए। तो अब 155 में दो प्रकार का भाड़ा शामिल है, नियत किराया प्लस 15 किलोमीटर चलने का किराया। अब नियत भाड़ा x रुपए तो लगना ही लगना है, प्लस अब 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? तो पहले आप देखें 1 किलोमीटर का किराया y, 1 का y तो 15 का, यानी इसमें 15 का गुणा, 1 में 15 का गुणा, तो इधर भी 15 का गुणा। 1 किलोमीटर भाड़ा y तो 15 किलोमीटर का भाड़ा होगा 15y, 15y बराबर 155 रुपए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लें, क्योंकि अभी हम प्रतिस्थापन विधि ही सीखे हैं, इसलिए इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम क्या करते हैं, यक्स अकेला कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से यक्स अकेला करेंगे तो x बराबर ये धन 10y 105 के बगल जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। जब x अकेला हो जाए तो इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, अगर x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो यह मान 2 में रख देंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना है, हमेशा फिक्स है। तो यहां लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, तो समीकरण 2 में रखने का मतलब समीकरण 2 पूरा आपको लिखना है। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 आप पूरा लिखो और जहां समीकरण 2 में x दिखे उसका मान रख दो और x का मान ये आया है, x बराबर जो है वही x का मान है। तो x न लिखकर उसका मान रखेंगे 105 माइनस 10y, x के जगह रख दिए। आगे बढ़े प्लस 15y बराबर 155। अब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक चर में जब समीकरण होगा तो पक्षांतर कर लेते हैं। अब 155 का सजाती टर्म 105 है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा ऋण 10y धन 15y, ऋण धन असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी पास धन है, धन आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे 5 और साथ में y भी आएगा, क्योंकि y में से y घटाएंगे तो y आएगा, बराबर उस पार जो हो लिखें 155, इसका सजाती टर्म धन 105, उस पार जाएगा तो माइनस 105। तो 5y बराबर 155 में से 105 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 0, फिर 5 में से 0 घटाएंगे
तो 5, फिर 155 में से 105 घटाएंगे, थोड़ा गलत हो गया, 155 में से जब आप 5 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, फिर 5 में से 0 जब घटाएंगे तो 5 आएगा, मतलब 50 आएगा। तो y बराबर, y अकेला करें तो गुणे 5 उधर जाएगा, 50 बटे में 5 होगा, तो 5 दहा में 50, y बराबर 10 रुपए। और y क्या माने हैं, y माने हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है। अभी हमें x भी निकालना है, नियत भाड़ा, तो y का यह मान उस समीकरण में रख दें जिसमें x अकेला हो। तो हम देख रहे हैं x अकेला है समीकरण 3 में, क्योंकि जो अकेला है उसी का मान आएगा, हमें x चाहिए तो x अकेला है 3 में, तो यहाँ लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। मान कैसे रखा जाता है, समीकरण 3 में रख रहे हैं तो समीकरण 3 पूरा लिखो, x बराबर y का मान रख रहे हैं तो जहां समीकरण 3 में y होगा y को बदल देंगे y के मान से। y का मान क्या है, y जिसके बराबर है वही y का मान है, y का मान यहाँ पे 10 है, तो x बराबर 105 माइनस 10, इनके बीच में गुणा प्रकट करेंगे, छिपा है, y का मान 10। अब x बराबर 105 माइनस 10 दहा में 100, तो x बराबर 105 में 100 घटाएंगे तो आपका 5 रुपए आएगा। यानी x क्या है, नियत भाड़ा, यानी फिक्स नियत भाड़ा 5 रुपए है। तो यहाँ पे हमें दो चीज तो आ गया, नियत भाड़ा ज्ञात करना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना था, जो कि दोनों आंसर आ गए हैं। लेकिन एक इसमें तीसरा आंसर भी निकालना है। तीसरा आंसर क्या है, तीसरा आंसर कहा है, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की टोटल दूरी तय किया है, उसे कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो कुल भाड़ा क्या होगा, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा बराबर। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे देंगे, पहले 25 किलोमीटर का भाड़ा अगर देना है तो पहले आपको एक भाड़ा तो फिक्स है बैठने का, अगर कार में टैक्सी में बैठ गए तो आप चलें या ना चलें वो भाड़ा आपको देना ही है, नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए, तो 5 रुपए तो आपको देना ही है, फिर प्लस, और अगर आप चल रहे हैं तो चलने का अलग से भाड़ा जोड़ के देना पड़ेगा। कितना चला गया है दूरी, 25 किलोमीटर। अब सोचो 1 किलोमीटर का भाड़ा y जो कि बराबर आया है 10 रुपए, 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो 10 रुपए लगेगा, तो 25 किलोमीटर चले हैं, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10, तो 25 किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा 25 गुणे 10, यानी 250 रुपए हो जाएगा। यानी अब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 25 दहा में 250, अब 250 रुपए तो आपका हो गया 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा, और ये 5 रुपए फिक्स भाड़ा अलग से देना है, तो टोटल भाड़ा हो जाएगा 255 रुपए, टोटल भाड़ा हो जाएगा 255 रुपए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में 3 उत्तर लाना था, नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा हमारा जो है x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y वाला वैल्यू है, और ये 25 किलोमीटर का भाड़ा जो कि 255 रुपए है। चलें इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 5th कर रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, कर रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें
तो वह 5/6 हो जाती है, मतलब 5/6 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न में दो चीज होता है, भिन्न में दो चीज होता है, अंश और हर। अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए दो चीज मालूम होना चाहिए, अंश और हर। तो मान लेंगे, माना अंश x है और हर y है, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर अर्थात x बटा y होगा। ये तीन काम जब भी क्वेश्चन में भिन्न वाला सवाल आए, जब भी क्वेश्चन में भिन्न वाला सवाल आए, तो तीन काम आपको पहले करना है। पहले आप भिन्न का अंश मान लेंगे x, हर मान लेना y, फिर तीसरा काम भिन्न बनाएंगे। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। उसके बाद ये पहला शर्त है। क्या है पहला शर्त? अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाए तब वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है, इसका ये मतलब है। और जब दूसरा शर्त ये है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ें तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलो पहले ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, पहले 3 काम निपटाएंगे। जब भी भिन्न वाला सवाल कहेगा तो आपको 3 काम करना ही है। पहला काम क्या करना है? अंश मानेंगे, क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है। माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। दो काम हो गया। तीसरा काम आप भिन्न बनाना है। हमेशा ये 3 बातें हमेशा फिक्स है, अंश मानो, हर मानो, फिर भिन्न बनाओ। अब भिन्न बराबर कैसे? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। तो अंश है x बटे हर है y। अब पहला शर्तानुसार या फर्स्ट प्रश्नानुसार देखें क्या है। फर्स्ट प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है? पहला शर्त कह रहा है अगर इस भिन्न में, पहले आप भिन्न लिख लो, कह रहा है अगर इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो चलो अंश में 2 जोड़ दें, जोड़ने का मतलब +2, और हर में 2 जोड़ दें तो y में 2 जोड़ दें, तब यह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है, यानी 9/11 के बराबर आता है। तो ये आपका बन गया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह दिख जाए ना, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ तिरछे तिरछे गुणा। तो 11 गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। गिनती का गुणा अक्षर में करना है तो बहुत आसान, पहले गिनती लिखते हैं, फिर उसी के पास अक्षर रख दो, हो गया गुणा। 11 गुणा x में 11x प्लस 11 गुणा 2 में 11 दूना 22 बराबर। अब 9 का गुणा y में, तो पहले गिनती फिर अक्षर, प्लस 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18। अब दो चर वाला समीकरण का सही रूप होता है, पहले x पद बैठाओ, 11x है, फिर y पद लाओ, y पद उस पार है तो इस पार आएगा -9y, फिर उस पार जो है ना बिना xy वाला उधर भेज दो, उधर बिना xy वाला 18 है तो 18 लिख लो, और इधर से x बिना xy वाला धन 22 उधर जाएगा तो ऋण 22। तो ये सजाती टर्म है, इनको जोड़ घटा लें, 11x -9y ज्यों का त्यों, क्योंकि ये दोनों सजाती टर्म नहीं है, क्योंकि यह x जात का है, y जात का है। अलग अलग जात का है तो सजाती नहीं है, सजाती नहीं तो जोड़ घटा नहीं पाएंगे। लेकिन ये धन 18 ऋण 22 असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी के पास ऋण है तो ऋण आएगा, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब सेकंड प्रश्नानुसार लेंगे। तो सेकंड प्रश्नानुसार, सेकंड शर्त क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेकंड शर्त मिलेगा। कहा सेकंड शर्त में कहा है यदि भिन्न के, तो पहले भिन्न लिख लो, भिन्न हमारा है x बटा y। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अब की 3 जोड़ रहा है तो +3 अंश में, हर में भी 3 जोड़ दें, तब वह भिन्न 5/6 हो जाता है, यानी 5/6 के बराबर हो जाता है। जरा देख लें क्या 5/6 ही है?
सेकंड शर्त में वह भिन्न, हाँ ठीक है, 5/6 हो जाता है, सही है। तो अब वही बात, जब भी दो भिन्नों के बीच में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिर्फ तिरछे तिरछे गुणा, हर में हर का नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। तो 6 का गुणा x में अब आप सीख चुके हैं, 6x प्लस 6 गुणा 3 में भी होगा 6 त्रिक 18 बराबर 5 गुणा y में 5y प्लस 5 गुणा 3 में 5 तिया 15। हर में हर का गुणा नहीं होता, अगर बीच में बराबर है तो सिर्फ तिरछे तिरछे गुणा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब समीकरण का सही रूप दो, समीकरण का सही रूप होता है पहले x टर्म फिर y टर्म, उस पार है तो इस पार लाना पड़ेगा, उस पार प्लस 5y इधर माइनस 5y, उधर जो बचे लिख लें 15 और 15 का बिरादर सजाती टर्म धन 18 उधर जाएगा माइनस 18। अब 6x माइनस 5y ये सजाती टर्म नहीं है तो घटेगा नहीं, वैसे ही उतारेंगे बराबर। ये सजाती टर्म है, धन ऋण असमान घटेगा, धन ऋण असमान घटेगा, बड़ी पार ऋण है, ऋण आएगा, सीधा ना घटे उल्टा घटाएं, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमारे पास समीकरण 1 ये है, 2 ये है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अब हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करते हैं, x अकेला कर लेते हैं। अब यहाँ x अकेला करने के लिए -9y का पक्षांतर पहले करेंगे, इधर बचेगा 11x बराबर उस पार जो हो पहले लिख लें, यानी 11x बराबर -4, इधर ऋण 9y उधर जाएगा तो प्लस 9y। अब हम क्या करते हैं, x अकेला करना है तो गुणे, इसके बीच में गुणा छिपा है भाई, तो गुणे 11 उस पार जाएगा तब x अकेला होगा। उस पार पहले जो रहे उसको लिख लिया करें, -4 प्लस 9y, इधर गुणे 11 उधर जाएगा तो बटे 11। अब x अकेला जब हो जाए तो समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरण 1 से x का मान निकालो, x अकेला करो और वह मान उठा के 2 में रख दो। मान कैसे रखते हैं, मान रखने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में अगर मान रखना है तो समीकरण 2 पूरा लिखेंगे। किसका मान रखना है, x का मान रखना है, तो ये ध्यान देना है, समीकरण 2 पूरा लिखेंगे और उसमें जहां x आएगा समीकरण 2 में, उसमें हम x के जगह x का मान रख देंगे। और x का मान क्या है, x बराबर जो आए वही मान है। तो चलो यहां लिखें, यह मान x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, समीकरण 2 पूरा लिखेंगे तो 6 गुणे इनके बीच में गुणे x। अब x का मान रखेंगे जो कि ये आया है जो बराबर है, तो एक से ज्यादा राशियां हो x के मान में तो ब्रैकेट में रखना, ये ध्यान देना, -4 फिर प्लस है, इसके बाद -4 प्लस 9y और बटे 11 ब्रैकेट बंद। फिर आगे बढ़े, 2 पूरा लिखना है, -5y बराबर -3। इसको सॉल्व करें, ये बाहर वाला गुणा राशि अंदर जाएगा, इस अंश में भी गुणा करेगा, इसमें भी, तो 6 चौक 24, माइनस लगा है तो -24 आएगा, प्लस 6 9 54, साथ में y आएगा और बटे पूरे बटा 11 ज्यों का त्यों, और यहाँ -5y करें बराबर -3। थोड़ा सा ध्यान दें, इसका बटा है तो बगल में बटा नहीं है तो बटा 1 बना लो। तो ये 2 भिन्नों का घटाना है, चाहे 2 भिन्नों का जोड़ हो चाहे घटाना, हर देखा करें, अगर हर बराबर ना हो तो तिरछे तिरछे गुणा, फिर हर में हर का भी गुणा होता है। अगर 2 भिन्नों के बीच में धन ऋण आए तो तिरछे तिरछे गुणा, हर में हर का भी गुणा। अगर 2 भिन्नों के बीच में बराबर आए तो सिर्फ तिरछे तिरछे गुणा, तब हर में हर का नहीं।
तो यहाँ पर तिरछे तिरछे गुणा, एक का गुणा इस पूरे अंश में होगा तो पूरा अंश ही आएगा, -24 + 54y, -11 × 5 = 55y। फिर हर में हर का भी गुणा करेंगे, 11 के 11 बराबर -3। इसमें सजाती देख लें, -24 का सजाती टर्म नहीं है, -24 जिसका सजाती टर्म ना हो उसे अकेला ज्यों का त्यों उतार लें, लेकिन 54y 55y सजाती हैं एक जाति, क्योंकि y जात का है, y जात का एक जात, जब एक जात के मिले तो उनको जोड़ घटा सकते हैं। दोनों जातियों का चिन्ह देखो, इसका धन है इसका ऋण, अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा घटाना है, और घटाने पर वह चिन्ह आता जो बड़ी के पास हो। 55 बड़ा है, माइनस आएगा, 55 में 54 घटाएंगे 1, और 1 का जात बनाएंगे y, 1 यहाँ लिखे या ना लिखे छिपा है, और बटे में 11 बराबर -3, इसका बटा 1 कर लें। अब दो भिन्नों के बीच में बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ तिरछे तिरछे गुणा, एक गुणा इस अंश में, एक का गुणा आप जिसमें करेंगे ना वही आएगा, एक नहीं आएगा। एक का गुणा जब इस अंश में करेंगे तो पूरा अंश ही आएगा, बराबर 11 × 3 = 33, माइनस लगा है तो माइनस लगा लें। अब y अकेला करना है तो ऐसा करें ना, ऋण y ही उधर कर दो और ऋण 33 इधर ला दो, तो y धनात्मक अकेला होना चाहिए, हो जाएगा ऋण 24, ऋण 33 इधर आएगा तो धन 33, और ऋण y उस पार गया, धनात्मक y अकेला हुआ। यहाँ ऋण यहाँ धन, असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी के पास धन है, धन आएगा, धन किनारे लिखे या ना लिखे, तो घटाओ 33 में जब 24 घटाएंगे तो 3 में 4 नहीं घटेगा उधार, 13 में 4 गए 9, यहाँ उधार दे चुका है, 2 में 2 गए कुछ नहीं, यानी y बराबर 9 आया, y बराबर 9। हमें वह भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न के लिए हमें अंश भी चाहिए और हर भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यह y का मान, अभी x निकालना पड़ेगा, यह y का मान वहां रख दो जहां x जिस समीकरण में अकेला हो। तो समीकरण 3 में x अकेला है तो इसी में y का मान रख दो। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा जगह बना ले, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 9, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 पूरा लिख लो, जहां y आए y का मान रख दो। तो समीकरण 3 लिखो पूरा, क्या है, x बराबर -4 + 9, अब 9y बीच में गुणा, तो y का मान रख दो, y का मान 9 आया है, 9 रख दें, बटे में कितना 11, इसको सॉल्व कर लें, पहले हम गुणा निपटाएंगे, -4 ज्यों का त्यों, प्लस 9 9 81 बटे में 11। अब x बराबर ऋण धन अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, बड़ी के पास धन है, धन आएगा, 81 में 4 घटाएंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 11 में 4 गए 7, फिर एक उधार दिया 7, मतलब 77 बटे 11। अब इसको काट दें, 11 सत्ते 77, तो x बराबर 7। लेकिन अभी हमारा सवाल का आंसर नहीं आया है, कुछ लोग बस x निकाल देते हैं, y निकाल देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा। अब हम कहेंगे अतः हमें भिन्न निकालनी है, अतः वह भिन्न ज्ञात करनी है, तो अतः भिन्न बराबर, अब भिन्न हम क्या बनाए थे, x बटा y, अतः हमारा भिन्न होगा x बटा y। अब इसमें मान रखें, अब x का मान कितना आया है 7, x के जगह 7 और y का मान 9 आया है, तो y के जगह आप 9 रखें, अतः वह हमारा भिन्न 7 बटा 9 है, ये हमारा आंसर है। चलें इस प्रश्नावली का अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखें यहाँ उम्र संबंधी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु मीन्स उम्र उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज की बात नहीं कर रहा है, आज से 5 वर्ष बीतने के बाद
आज से 5 साल जब बीत जाएगा तब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पीछे, 5 वर्ष, ये दूसरा शर्त है। पहला शर्त हमारा ये हो गया, ये पहला समीकरण बनाएगा। ये दूसरा शर्त कर रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी मीन्स दोनों आ गए, यानी जैकब का भी निकालना है उम्र वर्तमान, और उसके पुत्र का भी वर्तमान उम्र निकालना है। तो दोनों को निकालना है, तो एक का वर्तमान उम्र x मान लो, एक का पहले y मान लो। फिर पहले शर्त से पहला समीकरण बना दो, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे। और एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे उम्र 3 प्रकार का समझकर चलेंगे। जो हमारी आज की उम्र है इसे वर्तमान उम्र कहते हैं, और जो आगे उम्र आएगा उसे बाद या पश्चात की उम्र कहेंगे, और जो पीछे की उम्र बीत चुका है उसे हम पूर्व या पहले की उम्र कहेंगे। तो अब यहाँ जान लो, वर्तमान उम्र अगर हमें मालूम है तो हम किसी का बाद का उम्र निकाल सकते हैं और पहले का भी उम्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी की वर्तमान उम्र मीन्स आज की उम्र x वर्ष है, तो कोई पूछे उसका 2 वर्ष बाद उम्र क्या होगा। बाद माने आगे, आगे माने प्लस, तो 2 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी x+2। अगर कोई पूछे एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो पहले माने माइनस, यानी 2 वर्ष पहले उसकी उम्र होगी x-2 वर्ष। यानी अब हमें ये 2 बात दिमाग में रख लेना है। अगर हमें बाद की उम्र पूछे अगर निकालना है तो उसके वर्तमान में प्लस कर देना है। अगर पहले की उम्र निकालना है पीछे का वर्तमान में माइनस कर देते हैं। अगर किसी का वर्तमान उम्र y है, वर्तमान मीन्स आज की उम्र, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र, बाद माने आगे, तो +5 कर देंगे। अगर किसी का वर्तमान उम्र y है तो 5 वर्ष पहले, पहले माने पीछे, पीछे मीन्स माइनस, तो y-5 वर्ष लिखना होगा। तो हमसे पूछा है दोनों का वर्तमान उम्र, दोनों कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर हमें 6 लास्ट करना है इस चैप्टर का। जैकब है और उसका पुत्र है, तो एक का उम्र वर्तमान, दोनों का पहले वर्तमान मानो, वर्तमान दोनों का पूछा है तो मान लो। माना जैकब, जैकब पिता है, माना जैकब की वर्तमान उम्र मीन्स आज की उम्र बराबर x वर्ष, उम्र का मात्रक वर्ष होता है, तथा पुत्र का भी वर्तमान मानो, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र, दोनों का पूछा है वर्तमान उम्र, दोनों का xy मान लें, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब क्या कहा है, पहला शर्त, जरा देखते हैं एक बार सवाल। पहला शर्त देखो क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, बाद मीन्स आगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब यहाँ ना 5 वर्ष बाद आप दोनों का उम्र निकालो। 5 वर्ष बाद ये देखो जैकब की उम्र क्या बन रही है और 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो रही है, तब हम बैलेंस करेंगे, तब जैकब 3 गुना हो रहा है। तो अब हम 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालेंगे। पहले जैकब का निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, अब वर्तमान नहीं कहेंगे, बाद पहले की उम्र जो होता है वो वर्तमान नहीं होता। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कहेंगे,
बराबर, अभी हमने बताया अगर किसी का बाद का उम्र निकालना है तो प्लस कर देना है उसके वर्तमान में। हम जैकब का निकाल रहे हैं तो जैकब का वर्तमान x है, इसके वर्तमान उम्र में 5 वर्ष बाद निकालना है तो +5 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x +5 होगी। अब अगर 5 वर्ष बाद जैकब का निकाले हैं तो आपको 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 वर्ष दोनों के लिए बढ़ेगा एक साथ। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु या उम्र बराबर, किसी का बाद का उम्र निकालना है उसके वर्तमान में प्लस कर देना है। हम पुत्र का निकाल रहे हैं तो पुत्र का वर्तमान उम्र y में प्लस कर देंगे 5, बाद है तो +5 वर्ष। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, यानी यहां लिखेंगे फर्स्ट प्रश्नानुसार। कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे तराजू में 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ले में जैकब को बैठा लें x +5 और साइड दूसरे पल्ले में उसके पुत्र को बैठा लें और बैलेंस मीन्स बराबर करें। अब यहां ध्यान दें, ये उम्र है तो बाप का उम्र हमेशा ज्यादा होगा, यानी x +5 ये पल्ला ज्यादा है तो कमजोर पल्ला पकड़ते हैं तो कमजोर पल्ला पुत्र वाला होगा, क्योंकि पुत्र का उम्र हमेशा बाप के उम्र से कम ही होगा, इसलिए ये कमजोर पल्ला है। तो जो भी कुछ मिलाते हैं वो कमजोर पल्ला में, अगर गुना कर कहेगा तो गुणा करके मिलाएंगे, कम अधिक कहेगा तो कमजोर वाले में प्लस करके मिलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी गुना है तो कमजोर पल्ले में 3 का गुणा करेंगे तब दोनों पल्ला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x +5 जो कहते हैं बराबर, ये 3 गुणा करेगा दोनों में 3y + 3 × 5 = 15। अब समीकरण सही रूप दें तो पहले x टर्म फिर y टर्म, उधर धन 3y इधर आएगा -3y और बराबर के उस पर बिना xy वाला, तो 15 उधर है लिख लें, धन 5 उधर गया -5, तो x - 3y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। थोड़ा सा जगह बनाते हैं और दूसरा शर्त पढ़ते हैं। दूसरा शर्त ये है, चले देख लेते हैं दूसरा शर्त क्या है। दूसरा शर्त हमारा यहां से शुरू है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पीछे, पीछे मीन्स माइनस, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। अब हम यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र पहले निकालेंगे। चले निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, जैसे बाद का निकाले थे अब पहले का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र पहले निकाल लेते हैं, जैकब की उम्र। बाद या पूर्व का उम्र किसी का निकालना है तो उसका पहले वर्तमान लिखो। जैकब का निकाल रहे हैं तो जैकब का वर्तमान x है, अगर बाद का निकालना है तो प्लस करेंगे, पूर्व या पहले मीन्स पीछे का निकालना है तो माइनस करेंगे 5, इतना वर्ष। अब इसके बाद 5 वर्ष पूर्व अगर जैकब का निकालने हैं तो आपको पुत्र का भी उतना वर्ष पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो पुत्र का निकाल लें। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र बराबर, अब किसी का बाद पूर्व का उम्र निकालना है तो उसका वर्तमान लाओ। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र का निकालने तो पुत्र का वर्तमान y है, पूर्व मीन्स पीछे, पीछे मीन्स माइनस, कितना माइनस, जितना पीछे निकालना चाह रहे हैं 5 वर्ष पीछे तो -5 ये वर्ष। अब यहां हम समीकरण बनाएंगे सेकंड प्रश्नानुसार। कैसे, बस बैलेंस करना है। तराजू में 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ले में जैकब की उम्र रख दो x - 5
और साइड वाले दूसरे पल्ले में पुत्र की उम्र रख दो y-5। अब दोनों को बराबर करो। बराबर कैसे करते हैं? जो कमजोर पल्ला हो वो पकड़ो। ए तो जैकब है जो कि उसका पिता है, ये पुत्र है, तो पुत्र का पल्ला कमजोर होगा हमेशा उम्र में। उम्र में हमेशा पुत्र छोटा होगा बाप से। ये कमजोर पल्ला है, तो जो भी कुछ मिलाएंगे कमजोर वाले में ध्यान दें। यहाँ गुना करके कहा है तो गुणा करके मिलाएंगे। कहा है 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र वो अपने पुत्र की उम्र की 7 गुना होगा, तो इसमें कमजोर वाले में 7 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। चले इसको सॉल्व करें तो x-5 ज्यों कहते हो बराबर, एक ब्रैकेट हटाएंगे 7 अंदर आएगा, दोनों गुणा करेगा 7y - 7 × 5 = 35। अब क्या करेंगे? समीकरण का सही रूप दो। समीकरण सही रूप होता है पहले x टर्म फिर y टर्म। y उस पार है, धन 7y इधर आएगा -7y, उधर बिना x y वाला जो बचा लिख ले -35, और बिना x y वाला इधर -5 उधर जाएगा +5। ये सजाती टर्म है, जोड़ घटा ले। x - 7y बराबर असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी पास ऋण है, ऋण आएगा। 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 आएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। मेन यही था समीकरण 1 समीकरण 2 बनाना। जब समीकरण 1 2 बन गया तो हल हम कर ही लेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमें आता है। प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, आप घर पे इसको पूरा करना और आंसर देखना आप निकाल पाते हैं नहीं। तो कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 से पक्षांतर करके पहले x अकेला कर लेना तो समीकरण 3 बन जाएगा, और वह x का मान जो 1 से निकाले हैं उठा के 2 में रख देंगे, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो y का मान आ जाएगा, और जब y का मान आ जाएगा तो y का मान फिर उठा के समीकरण 3 में रख देंगे तो x निकल जाएगा। इस प्रकार से दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगी। इसको आप घर पे पूरा लगाना और आंसर मिलाना, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद।